नमस्कार, कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। नीट की प्रिपरेशन के लिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है केमिस्ट्री फॉर नीट नाम से। आप उस प्लेलिस्ट से सीक्वेंस वाइज सारी वीडियो को देख सकती हैं। तो ये आज हम लोगों की 60वीं वीडियो होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं क्या है। आज हम जानेंगे केमिकल कंपोजिशन के बारे में। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में जानेंगे। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें जो कार्बन है, कार्बन एलिमेंट अल्बेज प्रेजेंट होता है। यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होगा ही होगा, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है। और दूसरा जो मुख्य एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होगा वो नियरली अल्बेज प्रेजेंट है, यानी लगभग अगर कार्बन के बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो अगर उपस्थित है तो वो है हाइड्रोजन। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होगा ही होगा, और उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी किसकी है? हाइड्रोजन की है। और इसके बाद तीसरा जो है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कॉमनली प्रेजेंट है, यानी सामान्यतः उपस्थिति होता है तीसरे नंबर का जो एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, अब इनके बाद हम देखते हैं तो किसकी बारी आती है। तो इनके बाद हम देखेंगे तो हैलोजन है, सल्फर है। ओके, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब होते हैं, इनकी उपस्थिति होती है और ये लेस कॉमनली प्रेजेंट। और उसके बाद अगर हम मेटल देखें तो रेयर, इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन तो होता ही है, कार्बन मेन एलिमेंट होता है, कार्बन की उपस्थिति के कारण ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो कार्बन तो उसमें होगा ही। उसके बिसाइड जो एलिमेंट हैं उसमें हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी और सबसे ज़्यादा है कार्बन के बाद, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, और उसके बाद लास्ट में सबसे जो कम उपस्थित होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो होता है मेटल। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोजिशन को जानने के लिए हमें उसके फार्मूले के बारे में भी जानकारी होनी आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने प्रकार के फार्मूले यूज किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे केमिकल फार्मूला देखेंगे। केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला 3 टाइप का होगा। पहला होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फार्मूले का यूज होता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं और उनकी संख्या कितनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद दूसरा जो फार्मूला आता है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, इसको कहते हैं सिंपल फार्मूला भी कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं, सिंपल फार्मूला भी कहते हैं, आपको याद रखना है। और तीसरा फार्मूला जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, तो तीन तरीके के फार्मूले हैं, मोलिकुलर फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला वो फार्मूला है जिसकी सहायता से उसके एक मॉलिक्यूल में कौन से एलिमेंट हैं और उनकी संख्या कितनी है, इससे हमको ये पता लग जाता है। इम्पेरिकल फार्मूला ये बताता है कि उसमें जो मॉलिक्यूल हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, यानी वो किस रेशियो में उपस्थित हैं। और स्ट्रक्चरल फार्मूला ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है, उनकी संरचना क्या है। तो एग्जांपल लेते हैं मॉलिकुलर फार्मूला का। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक फार्मूला लेते हैं C6H12O6। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसका फार्मूला है C6H12O6, ये फार्मूला ये बताता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन की संख्या, कार्बन एलिमेंट की संख्या 6, हाइड्रोजन एलिमेंट की संख्या 12 और ऑक्सीजन एलिमेंट की संख्या 6 है। तो इस तरीके से इनका पता लग जाता है। और जब हम इनको सिंपल रेशियो में बना देते हैं तो इनका जो सिंपलेस्ट फार्मूला बन जाता है वो हो जाता है CH2O। यानी अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक सिंपल रेशियो बना देते हैं तो इसमें आप देखेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, यानी जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 1:2:1। तो इनके सिंपलेस्ट रेशियो के आधार पर जो फार्मूला बन जाता है उस फार्मूले को हम कहते हैं इम्पीरिकल फार्मूला, और हिंदी में इसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो इसकी संरचना के बारे में बताता है कि इसकी संरचना कैसी है, इसमें मॉलिक्यूल किस प्रकार से अरेंजमेंट हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो चलिए स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर हम इसका एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं ग्लूकोज का। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रेजेंट कर रहा है। आप इसमें देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के जो मॉलिक्यूल हैं किस तरीके से अरेंजमेंट हैं, तो उसकी संरचना के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एथेन का। एथेन का फार्मूला है C2H6। एथेन का फार्मूला क्या है, C2H6। अगर इसमें हम सिंपल रेशियो देखेंगे तो C और EH का जो सिंपल रेशियो है वो 2 3 जा 6, यानी 1:3 है। तो इसका जो इम्पीरिकल फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा CH3। कौन सा फार्मूला हो जाएगा, CH3। और ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कि उसमें मॉलिक्यूल किस तरीके से कनेक्ट हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन का C6H6। जो रेशियो है इसमें CH का वो है, CH का रेशियो है 1:1। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा CH। क्या बन जाएगा, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, CH, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल हैं वो 1:1 में हैं। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा वो होगा इस तरीके से। इसका क्लोज स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से बनता है बेंजीन का। ओके, तो ये भैया बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, और ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि केमिकल फार्मूला क्या होता है,
मोलिकुलर फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केमिकल कंपोजिशन की सहायता से कैसे हम एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला फॉर्म करते हैं। इसको जो है हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तो अगली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।